साथियों, आज फिजिक्स में वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम में हूबहू पूछे जाते हैं। इनको आपको नोट्स बना के बिल्कुल रट लेना है। आइए स्टार्ट किया जाए। न्यूटन का प्रथम नियम पहला है। न्यूटन का नियम किससे संबंधित है? तो जड़त्व से संबंधित है। ये जड़त्व की परिभाषा देता है। न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व की परिभाषा देता है। साथियों, आप जानते हैं कि जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक गति का जड़त्व और दूसरा स्थिरता का जड़त्व। गति के जड़त्व को अगर देखें तो जैसे जब आप कार में गति कर रहे हो, तो कार चल रही हो और अचानक ब्रेक लग जाए तो आप आगे की तरफ झुक जाते हैं, ये गति का जड़त्व है। और जब कार में आप बैठे हों और कार अचानक चल जाए तो ये स्थिरता का जड़त्व है। यहाँ पर विरोध करने का जो गुण है वो जड़त्व कहलाता है। तो जब आप कार में चल रहे हैं तो आपके मोशन की प्रवृत्ति हो गई है, चलने की प्रवृत्ति हो गई है, और अचानक ब्रेक लग जाए तो चलने की प्रवृत्ति आपकी बनी रहना चाहती है और ब्रेक का विरोध करती है। इस प्रकार से जो विरोधी गुण है यही जड़त्व कहलाता है। तो ये एक जड़त्व गति का जड़त्व हो गया और दूसरा स्थिरता का जड़त्व। गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम कहते हैं साथियों, क्योंकि गैलीलियो ने ही सबसे पहले जड़त्व के बारे में समझाया था। बाद में उसी पुस्तक को गैलीलियो के जो नियम थे जड़त्व के, उसी नियम को न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में इसको समझाया और प्रकाशित किया। इसलिए न्यूटन का गति विषयक नियम कहा जाता है, लेकिन न्यूटन से पहले ही जड़त्व की परिभाषा गैलीलियो ने दी थी। नेक्स्ट है कि गति के कितने नियम हैं? तो गति के 3 नियम हैं। गति नेक्स्ट है साथियों, गति के नियम को किसने दिया था? तो गति के नियम को न्यूटन ने दिया था। जबकि जड़त्व के नियम को किसने दिया था? तो जड़त्व के नियम को गैलीलियो ने दिया था। और गति के नियम को किसने दिया? न्यूटन ने। न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है। प्रथम नियम से साथियों बल की परिभाषा मिलती है, जबकि दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। बल का व्यंजक क्या है? F इक्वल टू एम इंटू ए। F इक्वल टू एम ए। एम साथियों द्रव्यमान है और ए त्वरण है। न्यूटन का गति विषयक जो तृतीय नियम है वो क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। नेक्स्ट, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। संवेग को P से डिनोट करते हैं, तो P इक्वल टू एम वी। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। दाब का मात्रक SI मात्रक क्या है साथियों? पास्कल है। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। साथियों, एक क्वेश्चन है कि अगर बल बटा त्वरण किया जाए तो इससे हमें कौन सी यूनिट प्राप्त होगी? तो वो द्रव्यमान प्राप्त होगी। जबकि क्यों? कैसे? आप जानते हैं F इक्वल टू एम इंटू ए। तो F अपान ए करेंगे जब, तो ये अपान में चला आएगा तो ए बचेगा, मीन्स त्वरण बचेगा। और ए अगर नीचे आए अपान में तो द्रव्यमान बचेगा। मूल राशियों की संख्या कितनी है? तो 7 मूल राशियां हैं। 7 मूल राशियों के एक एक मात्रक हैं, SI मात्रक, इसलिए 7 मूल मात्रक भी होते हैं। 2 संपूरक राशियां हैं और 2 संपूरक मात्रक भी होते हैं। इस प्रकार से 7 मूल मात्रक और 2 संपूरक मात्रक। साथियों, 7 मूल राशियां कौन कौन सी हैं? तो लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियां हैं। इन 7 मूल राशियों के मात्रक भी होते हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। आपको याद कर लेना है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर, मतलब लंबाई को मीटर में नापते हैं। द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं। ये आगे अभी बता देंगे। पदार्थ की मात्रा,
पदार्थ की मात्रा को किस में नापते हैं? मोल में। यहाँ से अगर देखें तो लंबाई को 18वां क्वेश्चन लंबाई का मीटर में, द्रव्यमान को साथियों किलोग्राम में नापते हैं, समय को सेकंड में नापते हैं, ताप को केल्विन में नापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडिला में नापते हैं और पदार्थ की मात्रा को मोल में नापते हैं। पदार्थ की मात्रा मोल में। यही चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर। पदार्थ की मात्रा मोल में, पदार्थ की मात्रा मोल में, ज्योति तीव्रता कैंडिला, विद्युत धारा एम्पियर, ताप केल्विन। नेक्स्ट है एक न्यूटन में कितने डाइन? तो 10⁵ डाइन। साथियों न्यूटन बल का एसआई मात्रक है, जबकि डाइन ये सीजीएस सिस्टम में इसका मात्रक है, सीजीएस सिस्टम में, जबकि एसआई यूनिट न्यूटन है और सीजीएस सिस्टम में बल का मात्रक डाइन है। एक न्यूटन में कितने डाइन? 10⁵ डाइन। एक जूल में कितने अर्ग? 10⁷ अर्ग। दो संपूरक राशियां कौन सी हैं? 7 संपूरक राशियां हैं और 2 संपूरक राशियां, 7 मूल राशियां और 2 संपूरक राशियां। तो 2 संपूरक राशियां कौन है? समतल कोण और घन कोण। समतल कोण का मात्रक है साथियों रेडियन, घन कोण का मात्रक है साथियों स्टेरेडियन। रेडियन और स्टेरेडियन, कोण घन कोण या समतल कोण घन कोण। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चाल को मीटर प्रति सेकंड में क्या लिखेंगे? साथियों 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ देखें 72 ये किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। जब 72 को 1000 से आप गुणा कर दें तो ये वाला किलोमीटर अब मीटर में कन्वर्ट हो गया है, इतने मीटर। और अभी ये घंटा में है। घंटा का मतलब कि अगर 60 से आप गुणा करें तो मिनट में कन्वर्ट हो गया और 60 से ही गुणा करें तो सेकंड में कन्वर्ट हो गया। मतलब कि 1000/60 × 60 इतना अगर आप गुणा कर देते हैं किसी भी घंटा प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को 1000/60 × 60 से गुणा करें तो वो मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको अगर थोड़ा सा काट दें यहाँ से तो 10/10/6×6=36, इसी को 2 से और काट दें तो 5/18 आ जाता है साथियों। यही आप लोग गुणा करते हैं। तो इसका मतलब कि 1000/60 × 60 इसका मतलब कि 5/18 से आप गुणा करेंगे। मतलब कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा है तो इसको आप 5/18 से गुणा कर दें तो ये मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है तो 5/18 से भाग देंगे, मतलब कि 18/5 से गुणा कर देंगे किसी भी संख्या को, बिल्कुल इसका अपोजिट कर देंगे। तो किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है तो 5/18 से गुणा करेंगे और मीटर प्रति सेकंड में दिया गया है तो उस यूनिट को 18/5 से गुणा करेंगे। नेक्स्ट, जब इसको आप 5/18 से गुणा किए तो ये 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया। आप करके देख लेना। एक वस्तु, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका गया है। इसका मतलब कि प्रारंभिक वेग क्या है? u = 14 मीटर प्रति सेकंड और वह 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़ी। h = क्या है? 14। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में वस्तु द्वारा लिया गया समय, इसमें t हमें फाइंड आउट करना है। t
आप इस क्वेश्चन से देखें। क्या है कि आप गति विषयक न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम जानते हैं, V इक्वल टू यू प्लस ए टी। लेकिन साथियों जब ये गुरुत्व में गति होने लगे तो न्यूटन का गति विषयक ये नियम V इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाता है। ये वाला त्वरण को आप ये गुरुत्वीय त्वरण लिखते हैं। और जब आप ये प्लस लिखेंगे यहाँ पर, ये वाला प्लस, तो इस प्लस का मतलब हुआ कि ऊपर से कोई चीज़ नीचे गिर रही है। लेकिन जब कोई चीज़, किसी वस्तु को आप नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो यहाँ प्लस की जगह पर आप माइनस लिखेंगे। यहाँ पर यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, V इक्वल टू यू माइनस जी टी। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे, V इक्वल टू यू माइनस जी टी। तो यहाँ पर देखें तो V की वैल्यू, अंतिम वैल्यू क्या है, इतने मीटर प्रति सेकेंड से फेंकी गई है, मतलब U की जगह पर आप 14 रख देंगे, माइनस G का मतलब 10 मीटर, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर 10 ही रख दें आप लगभग, इंटू T और V। यहाँ से आप V निकालने के लिए, वेग के लिए आपको H की सहायता से आपको V निकालना पड़ेगा। हकीकत में देखें तो यहाँ पर V की जो वैल्यू आएगी साथियों, वो आप देखिए H की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी वहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ से फेंके और उच्चतम बिंदु पर पहुँचने में वो कह रहा है, तो उच्चतम बिंदु तक स्टार्टिंग में वेग तो 14 मीटर प्रति सेकेंड है, और उच्चतम बिंदु पर V की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप यहाँ 0 पुटअप कर दें, इसकी वैल्यू 14 हो जाएगी, G की वैल्यू 10 है, T की वैल्यू निकाल लेंगे, आप आराम से निकाल लेंगे। तो जब ये V की वैल्यू 0 हुई तो क्या हो गया, U इक्वल टू जी टी। U का मतलब 14 है, बराबर 10 गुणे T की वैल्यू क्या होगी, 14/10, मतलब कि 1.4। यही चीज़ तो यहाँ पर आई है, इतने सेकेंड। नेक्स्ट, एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होते हैं? तो एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर होते हैं। पिछला क्वेश्चन साथियों समझाने में भले लेट लगा हो आपको, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस रहेगी तो विद इन 20 सेकेंड ये क्वेश्चन आ जाएगा। इससे ज़्यादा आपको लगना नहीं चाहिए, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करिए इसकी। एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर? तो 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर एक प्रकाश वर्ष में। एक नैनोमीटर में कितने मीटर? एक नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ नैनो में 9, नैनो में -9। एक नैनोमीटर में कितने मीटर? तो -10⁻⁹ एक, ये छोटी इकाई है साथियों। जब छोटी इकाई से बड़ी इकाई में पूछा जाए तो आप माइनस लगा देंगे। तो एक नैनोमीटर में 10⁻⁹ मीटर, और एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? तो 10⁻⁻10 मीटर। एक नैनो में 10⁻⁻9 मीटर, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻9-10 मीटर, एक माइक्रोन या माइक्रोमीटर में 10⁻⁻6 मीटर, और एक फर्मी में 10⁻⁻15 मीटर। ये साथियों चारों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखें कि 150 किलोग्राम की एक वस्तु है। 150 किलोग्राम की द्रव्यमान क्या दिया गया है? 150 किलोग्राम। 5 सेकेंड में समय t इक्वल टू 5 सेकेंड।
6 मीटर प्रति सेकंड से 16 मीटर प्रति सेकंड के वेग में प्रारंभिक वेग क्या है, 6 मीटर प्रति सेकंड है, और अंतिम वेग क्या है, 16 मीटर प्रति सेकंड वेग। इस वेग में त्वरित होती है तो त्वरण ज्ञात करना है साथियों। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अंतिम वेग दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया गया है, समय दिया गया है, बस एक मान यहाँ से निकाल लेंगे। यहाँ द्रव्यमान रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कहीं कुछ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर ये रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड। करके दिखा देते हैं एक बार। v अंतिम वेग क्या है, 16 मीटर। v इक्वल टू यू मीन्स 6 प्लस ए टी का मतलब कि 5 सेकंड है। रख देते हैं आगे। अब 16 माइनस 6 हो गया 10 इक्वल टू ए इंटू 5। तो ए इक्वल टू 10/5 इक्वल टू 2। यही 2 सेकेंड 2 मीटर पर सेकेंड यहाँ लिखा गया है, पर सेकेंड स्क्वायर। ये त्वरण होगा। नेक्स्ट है साथियों न्यूटन का गति विषयक समीकरण। ये समीकरण है साथियों, और आपने न्यूटन का गति विषयक नियम भी पढ़े हैं 3, जो कि गैलीलियो द्वारा प्रथम नियम जड़त्व का नियम दिया गया था, वो न्यूटन का गति विषयक नियम है, और ये गति विषयक समीकरण है। गति विषयक समीकरण में 3 समीकरण है साथियों। पहला समीकरण है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा समीकरण है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों आपको रट लेने हैं। v इक्वल टू यू टी प्लस ए टी, नेक्स्ट s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जहाँ पर v अंतिम वेग है, ये अंतिम वेग है, और ये प्रारंभिक वेग है, और t समय है, a त्वरण है, s क्या है, दूरी है, चली गई दूरी है, बाकी ये सब आप जान ही गए हैं। ये दूरी है s, a त्वरण है, u प्रारंभिक वेग है, u अंतिम वेग है। इसी को जब गुरुत्व के अधीन गति करती है कोई वस्तु, तो जहाँ पर a है वहाँ पर हम g लिख देते हैं, और जब ऊपर से नीचे गिरती है तो ये सभी चिन्ह प्लस रहते हैं, और जब नीचे से ऊपर फेंकी जाती है तो गुरुत्व के विरोध में आप कार्य कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस कर देंगे। तो v इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। इस तरह से सब में माइनस माइनस लग जाता है। उम्मीद है साथियों ये आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, और बिल्कुल पहले से आपके पढ़े पढ़ाए हैं, लेकिन आपको फिर भी इनको रट लेना है। आइए शुरू करते हैं। नेक्स्ट कि ऐसे मात्रक जो किसी अन्य मात्रकों पर निर्भर नहीं करते हैं वे मूल मात्रक कहलाते हैं। ऐसे मात्रक जो निर्भर नहीं करते हैं, मूल मात्रक। जो अन्य मात्रकों पर निर्भर होते हैं मतलब कि स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं, और जो स्वतंत्र होते हैं वो मूल मात्रक हैं। स्वतंत्र हैं इसलिए किसी पर निर्भर नहीं हैं। ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं, या फिर ऐसे मात्रक जो मूल मात्रकों पर निर्भर होते हैं, या ऐसे मात्रक जो स्वतंत्र नहीं होते हैं, वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। वह भौतिक राशि नेक्स्ट है वह भौतिक राशि जिसमें परमाणु के साथ साथ दिशा भी दी रहती है, ऐसी राशि को सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें दिशा नहीं दी गई है उसे अदिश राशि कहते हैं। नेक्स्ट साथियों कि वह भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती, उन्हें अदिश राशि कहते हैं। अदिश राशियों के उदाहरण आप पढ़ें तो 7 मूल राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, कार्य, ऊर्जा, आयतन, दाब, गति, क्षेत्रफल, ऊर्जा, शक्ति, घनत्व
आवेश, ये सभी अदिश राशियां हैं। जबकि कोण मतलब समतल कोण और घन कोण ये सदिश राशि है। सदिश राशियों के उदाहरण में अन्य उदाहरण भी देखते हैं। समतल कोण, घन कोण, वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, आवेग, संवेग, भार, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र, कोणीय वेग आदि, ये सभी के सभी सदिश राशियां हैं। नेक्स्ट, मार्ग की कुल लंबाई को, साथियों मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। जैसे कि आप बोलें एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझा जाए। ए है बिंदु, ए और बी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी 5 किलोमीटर है, तो ये भी दूरी हो गई। और अगर ए से बी तक पहुँचने में इस तरह से आप 15 किलोमीटर लगा दिए, तब भी ये दूरी 15 किलोमीटर हो गई। तो ये दो बिंदुओं के बीच की कुल दूरी को 15 मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं। मतलब दो बिंदुओं के बीच की कुल लंबाई को दूरी कहेंगे, चाहे वो 5 किलोमीटर हो या फिर 15 हो, या फिर आप और दूर से घूम के आएँ और 50 किलोमीटर इसी की दूरी बना दें। लेकिन फिर भी ए और बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है उसको विस्थापन कहेंगे साथियों। विस्थापन, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहेंगे। ए से आप चले, ए पर घूम के आए 50 किलोमीटर, तो दूरी हो गई 50, लेकिन विस्थापन क्या हो गया, ए से निकले और पुनः ए पर आ गए, तो ये विस्थापन 0 हो गया। अब आगे समझते हैं कि मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, लेकिन दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को मतलब लंबवत दूरी को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन, दूरी सदैव धनात्मक होती है, लेकिन विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, यह फार्मूला है। नेक्स्ट है वेग। वेग बराबर चाल और वेग हकीकत में साथियों केवल सदिश और अदिश राशियों का अंतर है। दोनों का फार्मूला सेम है। जैसे देखें, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी की जगह पे विस्थापन भी आ जाता है, तो वेग बराबर विस्थापन बटा समय। नेक्स्ट है, किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, त्वरण, उसे त्वरण बोलते हैं। किसी वस्तु में वेग परिवर्तन की दर को त्वरण बोलते हैं। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। त्वरण एक कैसी राशि है, तो त्वरण एक सदिश राशि है। वेग कैसी राशि है, सदिश राशि है। चाल अदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, ऋणात्मक त्वरण भी होता है, तो ऋणात्मक त्वरण को किस नाम से जानते हैं, तो ये होता है मंदन। ऋणात्मक त्वरण को मंदन के नाम से जानते हैं, मंदन। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का मुक्त रूप से गिरना एक समान त्वरण का उदाहरण है। जब कोई वस्तु ऊपर से छोड़ दी जाए और मुक्त रूप से नीचे गिरे, तो ये एक समान त्वरण का उदाहरण है साथियों। नेक्स्ट है, प्रक्षेप्य गति का पथ किस आकार का होता है, ये परवलयाकार होता है, वक्र के आकार का बनता है, और इस वक्राकार पथ को क्या बोलते हैं, परवलयाकार। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य गति में पिंड नियत त्वरण के अंतर्गत गति करता है। प्रक्षेप्य गति में उसका त्वरण क्या होता है, एक नियत त्वरण रहता है। नेक्स्ट है कि प्रक्षेप्य गति में त्वरण की दिशा पिंड के वेग से कैसी होती है, उसी की दिशा में होती है। त्वरण की दिशा से भिन्न होता है साथियों। तो प्रक्षेप गति अगर कोई वस्तु कर रही है, तो त्वरण की दिशा प्रक्षेप के वेग से, पिंड के वेग से भिन्न होती है। त्वरण की दिशा पिंड के वेग से भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप्य गति में पिंड के वेग का परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। यहाँ से भेजा गया, तो इस तरह से प्रक्षेप्य गति परवलयाकार हुआ। इसमें
दिशा इधर है, अब मुड़ रहा है इधर। इस तरह से हमेशा पिंड वेग का परिमाण और दिशा दोनों समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। प्रक्षेप्य गति में पिंड वक्र के आकार का अर्थात परवलयाकार पथ पर गति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धनुष से छूटा बाण, ये किसका उदाहरण है? तो परवलयाकार पथ का उदाहरण है, परवलयाकार पथ बनाता है। हवाई जहाज से गिराया गया बम, हवाई जहाज उड़ रहा हो और यहाँ से कोई बम छोड़ा जाए तो सीधे नीचे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे। तो ये परवलय का, जिस दिशा में हवाई जहाज उड़ रहा है पहले उस दिशा में बम थोड़ी देर गति करेगा तब नीचे आएगा। इस तरह से साथियों परवलय का आकार बनाता है। अतः हवाई जहाज से गिराया गया बम ये परवलय के आकार में गिरता है। तोप से छूटा गोला भी सभी परवलयाकार होते हैं इनका मार्ग। नेक्स्ट है कि प्रक्षेप्य गति। प्रक्षेप्य गति किस प्रकार की डायमेंशन में होती है? तो 2 डायमेंशन में होती है, द्विविमीय गति है, अर्थात एक समतल में ऐसी गति होती है, 3 डायमेंशन में ऐसी गति नहीं होती। प्रक्षेप्य जो पिंड फेंका जाता है उसे प्रक्षेप्य बोलते हैं। तो प्रक्षेप्य को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे कितने अंश के कोण पर उड़ाना चाहिए, फेंकना चाहिए? 45 डिग्री के कोण पर, तभी वो अधिकतम दूरी तक जाएगी। नेक्स्ट है प्रक्षेप्य कोण थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए क्षैतिज परास समान होता है। यहाँ से देखें तो ये थीटा डिग्री हुआ, तो थीटा और 90 माइनस थीटा दोनों के लिए ये होगा 90 माइनस थीटा, तो दोनों के लिए परास सेम होगा। नेक्स्ट, प्रक्षेप्य के उच्चतम बिंदु पर, जैसे यहाँ फेंका गया तो उच्चतम बिंदु पर, यहाँ उच्चतम बिंदु पर वेग और त्वरण के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है साथियों। यहाँ पर इस तरह से 90 डिग्री का कोण बनता है। नेक्स्ट है वृत्तीय गति एक त्वरित गति है। वृत्तीय गति एक त्वरित गति है क्योंकि वृत्त में दिशा प्रत्येक बिंदु पर बदल जा रही है, इसलिए ये एक त्वरित गति है। नेक्स्ट, यदि डोरी से बंधे एक पत्थर को तेजी से घुमाया जाए और घुमाते समय डोरी टूट जाए या छूट जाए तो पत्थर घुमाते हुए स्पर्श इस तरह से उड़ जाएगा। यहाँ पर छूटा तो इस तरह से उड़ जाएगा, यहाँ पर छूटा तो इस तरह से उड़ जाएगा। इस तरह से जो उड़ता है पत्थर उसे बोलते हैं स्पर्श रैखिकता। इसी स्पर्श की रेखा से वो बिल्कुल उड़ जाएगा, स्पर्श रेखा से, इसीलिए ये बोला जाता है कि स्पर्श रैखिकता उड़ जाता है। नेक्स्ट है कि लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है। ऐसा क्यों करता है वो? क्योंकि उसे भारी जड़ तो मिल जाता है दौड़ने से। नेक्स्ट, वेग समय का ग्राफ अगर बनाएं, वेग और समय का ग्राफ, तो ये रेखा का ढलान, वेग समय ग्राफ पर रेखा का जो ढलान बनता है ये क्या कहलाता है? त्वरण। वैसे भी आप जानते हैं इकाई सेकंड में वेग में परिवर्तन किस दर को, या इकाई समय में परिवर्तन जो होता है वेग में उसे त्वरण कहते हैं। तो वेग और समय का जो ग्राफ बनेगा वो त्वरण ही होता है। वस्तु का भार क्या होता है? इसी को गुरुत्वीय बल कहते हैं, और गुरुत्वीय बल बराबर mg। वजन मतलब भार और बल, इसीलिए चाहे वजन देखें मतलब वस्तु का भार या गुरुत्वीय बल, दोनों के मात्रक न्यूटन ही हैं, दोनों का मात्रक न्यूटन। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ये किसकी एसआई यूनिट है? ये साथियों सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यूनिट है, इकाई है। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहें या सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक रहें, व्हाटएवर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। नेक्स्ट,
स्मॉल जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, ये आप जानते हैं, कम होता है। जैसे जैसे पृथ्वी के केंद्र की ओर जाएंगे तो कम होता है। इसको एक फिगर के माध्यम से समझा जाए तो और बेहतर समझ में आएगा। यहाँ समझें, मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा से ऊपर या फिर नीचे गति करें, मतलब कि विषुवत रेखा, आप विषुवत रेखा से पृथ्वी से पहले जी के मान में परिवर्तन हम समझ रहे हैं। तो पृथ्वी से आप कुछ मीटर ऊपर चलें, ऊपर का मतलब कि बिल्कुल वर्टिकल चलें, मतलब जैसे पेड़ पर चढ़ रहे हों, इस दिशा में जाएं। तो ऊपर या फिर कुछ गहराई में जाएं, मतलब नीचे जाएं, तो दोनों कंडीशन में जी का मान घटता है। ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। लेकिन बी वाला है जो कि ध्रुवों पर जी का मान, जैसे, और ध्यान से देखें कि इस विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। सबसे कम कहाँ मिलेगा? विषुवत रेखा पर ही जी का मान मिलता है। इससे वर्टिकल आप ऊपर जाएं या फिर नीचे जाएं पृथ्वी पर, तब भी जी का मान घटेगा। विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है, मतलब मिनिमम। विषुवत रेखा पर भी जहाँ पर पृथ्वी का गुरुत्व है, गुरुत्व केंद्र है, वहाँ पर जी का मान साथियों शून्य हो जाता है। तो इस तरह से जी के मान में ये परिवर्तन है। क्या क्या आपने सीखा कि पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है, विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होता है, गुरुत्व केंद्र पर शून्य होता है, ध्रुवों की ओर जैसे जैसे चलेंगे, चाहे उत्तरी ध्रुव की तरफ या दक्षिणी ध्रुव की तरफ, तो ध्रुवों की ओर चलने पर जी का मान बढ़ता जाता है। ध्रुवों की ओर जैसे जैसे चलेंगे जी का मान बढ़ता हुआ जाएगा, और ध्रुवों पर जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर जी का मान अधिकतम हो जाता है। यही चीजें इसमें लिखी गई हैं और यही चीज एग्जाम में पूछी गई है, और खूब इनमें से एक आध क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जी का मान पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है। नेक्स्ट कि विषुवत रेखा पर जी का मान न्यूनतम होगा, केंद्र पर जी का मान शून्य होगा। यदि पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ जाए, मतलब 24 घंटे के अलावा के अतिरिक्त आप देखें कि 24 घंटे के बजाय ये 20 घंटे में ही अगर पूरा करने लगे तो जी का मान कम हो जाता है, मतलब जी गुरुत्वाकर्षण घट जाएगा। और अगर घूर्णन गति बढ़ जाए तो जी का मान कम हो जाता है, और घूर्णन गति घट जाए, मतलब 24 के बजाय 25, 26, 27 में घूर्णन करने लगी अपना, इतने घंटे में पृथ्वी एक चक्कर लगाए, तो जी का मान घटने से जी का मान बढ़ जाता है। घूर्णन गति बढ़ी तो जी का मान घटा, घूर्णन गति घटी तो जी का मान बढ़ा। ये साथियों जी के मान से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है 70वां क्वेश्चन 70s। नेक्स्ट, किसी गेंद को यदि ऊपर की ओर 25 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए, तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया है? 25 मीटर प्रति सेकंड। इसे अपने उच्चतम बिंदु तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी इक्वल टू ये दिया गया है, तो यू अंतिम वेग v उच्चतम बिंदु पर अंतिम वेग 0 हो जाएगा। तो u और नीचे से ऊपर फेंका जा रहा है, गुरुत्व के विरोध में किया जा रहा है, तो इसलिए प्लस की जगह पर माइनस हो गया, u माइनस जी टी। तो u माइनस जी टी, इसका मतलब कि अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग क्या है? 25, और ये जब पक्षांतर करेंगे तो माइनस की जगह पर प्लस हो गया, g का मान 10 टी। अब टी की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, 25/10 बराबर 2.5, यही इतना सेकंड आया है साथियों। नेक्स्ट, ये साथियों एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ये संबंध आप याद किए रहें। जी आर ई स्क्वायर इक्वल टू जी एम, जी आर स्क्वायर इक्वल टू जी एम, जहाँ पर स्मॉल जी ये
ये गुरुत्वाकर्षण वाला जी है, गुरुत्वीय त्वरण, और ये वाला जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। m है पृथ्वी की पृथ्वी का द्रव्यमान, और r है रेडियस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की त्रिज्या। तो ये साथियों आप याद किए रहें। G r² इक्वल टू Gm। नेक्स्ट, आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होते हैं? तो ये एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। t आवर्तकाल है, u आवृत्ति है, तो t इक्वल टू 1/u, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। नेक्स्ट, किसी वस्तु द्वारा विराम की अवस्था का विरोध करना। अगर विराम की अवस्था में है तो अपनी अवस्था का वो हमेशा, अगर उसको आप चलाना चाहें तो विरोध करेगी। तो ये जो विरोध करने का गुण है, विराम अवस्था का विरोध या फिर गति की अवस्था में रहे उसका भी विरोध, ये जो विरोध करने का गुण है इसको जड़त्व कहते हैं। नेक्स्ट, किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। मतलब कि जड़त्व उतना अधिक होगा जितना द्रव्यमान होगा। द्रव्यमान ज़्यादा है तो जड़त्व ज़्यादा, द्रव्यमान कम है तो जड़त्व कम। मतलब कि जड़त्व और द्रव्यमान समानुपाती होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 120 kg द्रव्यमान की एक बंदूक है और गोली का द्रव्यमान 0.04 किलोग्राम है। इस बंदूक से गोली छोड़ी जाती है। यदि गोली 90 मीटर प्रति सेकंड के वेग से बाहर निकलती है तो बंदूक कितने वेग से पीछे हटेगी? ये m1v1 इक्वल टू m2v2 का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत लगाएंगे। इसका आंसर आएगा 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। कैसे आएगा साथियों? ये इसमें आप सेट कर लें। m1 v1, m1 क्या है? 120 है। v1 क्या है? 90। m1 v1 निकालना है और m2 ये दिया गया है और v2 90। तो यहाँ से रख दें तो v1 की वैल्यू आराम से निकल आएगी। यही v1 की वैल्यू निकलेगी 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार का 1/6 गुना होता है। मतलब कि पृथ्वी पर अगर आपका भार 60 kg है तो चंद्रमा पर 1/6 होगा। मतलब कि 60/6 मतलब कि 10 kg आपका भार ये हो जाएगा चंद्रमा पर। तो पृथ्वी पर जितना भार होता है उसका 1/6 गुना चंद्रमा पर होता है। नेक्स्ट है, एक सेल में विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े हो जाते हैं और वो अनेक दिशाओं में गति करते हैं। एक सेल के मतलब पत्थर के विस्फोट के बाद अनेक टुकड़े विभिन्न दिशाओं में गति करते हैं। इस दशा में किसका संरक्षण होगा? संवेग का संरक्षण हमेशा बना रहता है, संवेग का संरक्षण होता है साथियों। नेक्स्ट, ऊर्ध्वाधर रूप से मतलब ऊपर की ओर फेंकी गई एक गेंद 12.5 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है। मतलब ऊपर फेंकी गई और नीचे आई, इसमें समय क्या लगा? 12.5 सेकंड। वह वेग ज्ञात करना है जिसके साथ इसे फेंका गया था। तो वो आएगा साथियों 62.5 मीटर प्रति सेकंड। कैसे? न्यूटन का गति विषयक दूसरे नियम से आप यहाँ देखें तो ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई ये h, आपको यहाँ देखें तो चाल बराबर दूरी बटा समय दिया गया है। चाल निकालना है, दूरी निकालनी है, समय दिया गया है। समय आपके पास 12.5 सेकंड है। इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें तब और अच्छे से समझ में आएगा आपको। चाल निकालना है
चाल में समय दिया गया है, दूरी निकालनी है। वो दूरी आप इस समीकरण से निकालेंगे, न्यूटन की गतिविषयक दूसरे नियम से। ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, और गुरुत्व में गति कर रही है तो एक ही जगह पर g हो गया, तो ut प्लस हाफ GT स्क्वायर। ut प्रारंभिक वेग u है और वो प्रारंभिक ऊपर फेंकी गई है। तो प्रारंभिक वेग जब स्टार्टिंग में तो 0 ही था, अब उसको फेंक दिया गया। अंतिम वेग से कोई मतलब ही नहीं है, तो प्रारंभिक वेग गुणे समय, ये 0 हो गया। हाफ AT स्क्वायर, हाफ ए का मतलब कि जी का मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये g इंटू टी स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 781.25 मीटर हाइट, मतलब इतनी दूरी तय की। और वही दूरी यहाँ पर आप पुटअप कर देंगे तो दूरी बटा समय बराबर चाल, और ये दूरी साथियों ये आ जाएगा। समझने का प्रयास करेंगे, जरूर समझ में आ जाएगा साथियों। नेक्स्ट है कि 10 मीटर द्रव्यमान से गतिमान एक ट्रक 2000 किलोग्राम का उसका ट्रक का वेट है, और उसका प्रारंभिक वेग क्या है 10 मीटर प्रति सेकेंड। ट्रैफिक लाइट पर खड़ी एक कार से टकरा जाता है वो ट्रक। टकराव के बाद दोनों एक साथ 8 मीटर प्रति सेकेंड से गति करते हैं, तो कार का द्रव्यमान क्या होगा। मतलब कि 2000 किलोग्राम का ट्रक है, उसकी का प्रारंभिक उसका वेग 10 मीटर पर सेकेंड है। अब वो एक कार से टकराता है, खड़ी हुई कार से, और दोनों टकराने के बाद 8 मीटर के वेग 8 मीटर पर सेकेंड के वेग से दोनों चलते हैं, तो कार का द्रव्यमान निकालना है। m1 v1 m2 v2 संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे, मतलब कि टक्कर के पहले का वेग बराबर टक्कर के बाद का वेग। कैसे आएगा साथियों ये देखते हैं। 2000 m1 v1 m1 में 2000 गुणे v1, इसका वेग 10 है, प्लस दूसरा टक्कर के पहले वाले में m गुणे उसका वेग 0 था, इक्वल टू m2 v2 m2, तो 2000 और अंतिम वेग 8 है। तो अब कुल वेग किसका क्या हो गया 2000 वेग प्लस कार का वेग, कार का द्रव्यमान m और 2000 इसका द्रव्यमान, तो इसको आप 8 से गुणा कर देंगे। इस तरह से यहाँ से m की वैल्यू निकल जाएगी, तो आएगी 500 किलोग्राम। नेक्स्ट, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहा जाता है। विस्थापन में परिवर्तन मतलब कि दर, विस्थापन बटा समय, इसी को तो वेग कहते हैं साथियों। विस्थापन बटा समय, विस्थापन परिवर्तन की दर, इसे बोलते हैं वेग। गति का द्वितीय समीकरण क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये स्थिति और समय, ये स्थिति और समय के बीच संबंध प्रदान करता है। तो स्थिति और समय के बीच संबंध कौन सा समीकरण प्रदान करता है, गति का दूसरा समीकरण। नेक्स्ट साथियों, वह प्रक्षेपण कोण ज्ञात कीजिए जिसके लिए परास व अधिकतम ऊंचाई बराबर हो। टी आएगा tan इनवर्स 4, या फिर आप इसी को ऐसा बोल सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 4, या फिर थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4। ये कैसे आएगा कि अधिकतम परास का फार्मूला रेंज r इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और अधिकतम ऊंचाई पर, जैसे ये परवलयाकार गति कर रहा है तो ये अधिकतम ऊंचाई हो गई, और ये अधिकतम ये परास हो गया। तो परास का फार्मूला वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और h मतलब अधिकतम हाइट का फार्मूला वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। दोनों बराबर हों, ये दोनों बराबर हों तो दोनों बराबर कर दीजिए। जब इसको और इसको बराबर करेंगे तो tan थीटा इक्वल टू 4 आया, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4।
तो इसके लिए tan इनवर्स 4 के लिए परास और अधिकतम ऊंचाई बराबर होगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 50 केजी भार का एक लड़का 45 चरणों की सीढ़ियां चढ़ता है। कितने सेकंड में? 9 सेकंड में। मतलब 45 सीढ़ियां हैं, 9 सेकंड में चढ़ जाता है। लड़के का भार 50 केजी है। यदि प्रत्येक चरण की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर, तो उसकी द्वारा शक्ति कितनी लगाई गई वो पता करना है। तो आप जानते हैं शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय। समय तो दिया गया है कितना? 9 सेकंड में चढ़ता है। कार्य की गणना अगर आप कर लें तो कार्य बटा समय कर देंगे और आंसर आपका शक्ति निकल जाएगा। कार्य की गणना करने के लिए आपको बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन पता होना चाहिए। बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, और विस्थापन कितना हो रहा है? 45 सीढ़ियां और प्रत्येक सीढ़ी की लंबाई 15 सेंटीमीटर, तो ये कुल आया 675 सेंटीमीटर। इतनी दूरी चला। बल विस्थापन कितना हुआ? 45 गुणे 15 बराबर 675 सेंटीमीटर। चाहे आप 675 सेंटीमीटर लिखें या फिर इसी को मीटर में कन्वर्ट कर लें तो 6.67 मीटर हो गया। तो विस्थापन तो मिल गया। बल कितना होगा? इसके द्वारा लगाया गया बल बराबर इसके भार के कारण बल लग रहा है, मतलब mg। अभी आपने इसके पहले क्वेश्चन भी देखा था। तो भार mg 50 गुणे गुरुत्वीय त्वरण 10 g बराबर 500 न्यूटन। तो बल मिल गया, विस्थापन मिल गया। बल गुणे विस्थापन बराबर कार्य मिल गया। तो कार्य बटा समय, कार्य बराबर कार्य इतना जूल आया और बटा 9 से भाग दे दिए तो 375 वाट। करके देख लेंगे आप साथियों, बहुत ही इजी है। नेक्स्ट, शक्ति का मात्रक साथियों वाट है, या फिर आप इसी को जूल प्रति सेकंड भी कहते हैं। शक्ति का मात्रक वाट या जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट साथियों देखते हैं, शक्ति का मात्रक वाट है या जूल प्रति सेकंड। नेक्स्ट, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज। विभव, विद्युत विभव, विभवांतर, विद्युत विभव या विद्युत वाहक बल सभी के मात्रक वोल्ट होते हैं। बल का मात्रक न्यूटन होता है। कोणीय वेग को ओमेगा से डिनोट करते हैं। एकांक समय में तय किया गया कोण, मतलब कोई वस्तु 1 सेकेंड में जितना कोण घूमता है उसे उसका कोणीय वेग कहते हैं। थीटा अपॉन टी, इसी को एक चक्कर लगाने में 2 पाई n हो जाता है। एक चक्कर लगाने में 2 पाई कोण घूमता है, n चक्कर में 2 पाई n हो जाता है। नेक्स्ट, रेखीय चाल v इक्वल टू 2 पाई rn, और 2 पाई n को w से डिनोट करते हैं, इसलिए रेखीय चाल बराबर कोणीय वेग गुणे r। ये आप फार्मूला याद किए रहें। नेक्स्ट, पाई के मान की गणना सबसे पहले किसने की? आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलती हुई कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, किस कारण से? गति के जड़त्व के कारण। दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है साथियों? पारसेक है। फिलहाल प्रकाश वर्ष इसका एक बड़ा मात्रक है, लेकिन प्रकाश वर्ष से भी बड़ा मात्रक क्या है? पारसेक इसकी इकाई। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष में आप पहले भी अभी पढ़ चुके, एक प्रकाश वर्ष में 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। प्रिंसिपिया किसकी पुस्तक है? न्यूटन की है। बल कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है। किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। ये साथियों न्यूटन का कौन सा नियम है? तो गति विषयक दूसरा नियम है। न्यूटन के दूसरे नियम में ये बात कही गई है कि संवेग परिवर्तन की दर, मतलब संवेग परिवर्तन की दर बल के अनुक्रमानुपाती होती है। यहीं से बल का व्यंजक मिल जाता है।
तो ये न्यूटन का दूसरा नियम है। नेक्स्ट, न्यूटन का प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। न्यूटन का प्रथम नियम दूसरे नियम का ही अंग है। आवेग बराबर बल गुणे समय। आवेग बराबर बल गुणे समय। अभिकेंद्रीय बल का फार्मूला F=mv²/r। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल दोनों बराबर होते हैं घूमती वस्तु पर, लेकिन दोनों की दिशा अलग होती है। F=mv²/r अभिकेंद्रीय बल है और इसी पर माइनस लगा दें तो ये अपकेंद्रीय बल हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल के बल परिमाण में तो बराबर होते हैं परंतु दिशा में विपरीत होते हैं। अपकेंद्रीय बल एक छद्म बल है, मतलब आभासी बल है, मतलब वास्तविक बल नहीं है, अवास्तविक है। मौत का कुआं, इसमें जो मोटरसाइकिल लेके गति करता है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो वो क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है साथियों। उस पर क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगता है, ना कि अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल नहीं लगता है, उस पर क्रिया प्रतिक्रिया का बल लगता है। दूध से क्रीम निकालने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। कपड़ा सुखाने की मशीन अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। एक बार बराबर 10⁵ पास्कल। 1 वाट सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है कि 1 वाट सेकेंड बराबर, आपको ऐसे लिख सकते हैं 1 वाट गुणे 1 सेकेंड। 1 वाट सेकेंड को ऐसे आप लिख सकते हैं, इसी को 1 जूल बोलते हैं। 1 वाट सेकेंड को 1 जूल बोलते हैं। या फिर 1 वाट सेकेंड, अगर सेकेंड को मिनट में आप कन्वर्ट करें तो आप 60 से गुणा कर देंगे, तो 60 से गुणा कर देंगे तो ये 60 जूल हो जाएगा। 1 वाट गुणे 60 सेकेंड बराबर 60 जूल। और 60 मिनट को आप 60 से और गुणा करें तो घंटा में परिवर्तित हो जाएगा, तो 1 वाट घंटा बराबर 60 गुणे 60 बराबर 3600 जूल। ये कुछ शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। शक्ति बराबर कार्य बटा समय, शक्ति का मात्रक वाट। साथियों, ये इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़े होंगे और आगे पढ़ते रहेंगे। ये इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप पढ़ लें, रट लें। न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में अलग से कमेंट करें, हम आपके क्वेश्चंस को अच्छे से फिर से आंसर देंगे, समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जो नहीं समझ में आता है उनको भी समझाएंगे। आगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट सीरीज के साथ हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।